इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं मुकाबला। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश की सभी संस्थानों पर हमला बोल दिया है। चाहे विधानसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें, चाहे आप किसी भी राज्य की बात करें, ऐसा लग रहा है जैसे कि हर जगह पर एक ताला लगा दिया गया है। तमाम राज्यों का नाम उन्होंने गिराया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक ऐसा कोई राज्य नहीं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार, उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने सब तरह के डिस्ट्रप्टिव टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं किया है। इसके साथ साथ उन्होंने प्रधानमंत्री और बीजेपी पर यह भी आरोप लगाया कि हर तरह की अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोटने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रेस की आजादी पर भी पूरे तरीके से नियंत्रण लगा दिया गया है। और साथ ही साथ राहुल गांधी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं मोदी सरकार के द्वारा। ये सारे बयान उन्होंने अपनी जम्मू कश्मीर यात्रा के दौरान दिए हैं और कश्मीर की धरती पर उन्होंने कहा। राहुल गांधी ने सबसे पहले श्रीनगर के खीर भवानी मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की, फिर हजरत बल दरगाह गए और फिर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी दोनों पर आघात किया। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विचारधारा देश को तोड़ने वाली है। क्या कहा राहुल गांधी ने, आपको ये पूरी बात सुनाएंगे और उनके बयानों पर कांग्रेस और बीजेपी के जवाब भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले राहुल गांधी ने आज किस तरह से बातों को सामने रखा है, ये देख लीजिए। पार्लियामेंट में हमें बोलने नहीं देते, पार्लियामेंट में हमें दबा देते हैं। पार्लियामेंट में मैं पेगासस के बारे में, राफेल के बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में, बेरोजगारी के बारे में नहीं बोल सकता। मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ता हूं और हम लड़ेंगे। और नरेंद्र मोदी को और जो उनकी विचारधारा, हिंदुस्तान को बांटने की विचारधारा, हिंदुस्तान को तोड़ने की विचारधारा, हिंसा की विचारधारा, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे और उनको हम हराएंगे। और हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस पर ये लोग आक्रमण कर रहे हैं। जुडिशरी पे आक्रमण कर रहे हैं, विधानसभा, लोकसभा पे, राज्यसभा पे आक्रमण कर रहे हैं। तो ये पूरे देश पर आक्रमण है। जम्मू कश्मीर पर, तमिलनाडु पर, बंगाल पर, हिंदुस्तान का जो कॉन्सेप्ट है, लोकतांत्रिक जो हमारा ढांचा है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उस पर आक्रमण चल रहा है। बाकी हिंदुस्तान पे इनडायरेक्ट, जम्मू कश्मीर पे डायरेक्ट। श्रीनगर से राहुल गांधी के ये बयान अपने आप में बहुत मायने रखते हैं। उनका सीधा तौर पर कहना था कि जम्मू कश्मीर पर मोदी सरकार ने सीधे तौर पर एक तरह से अंकुश लगा रखा है और पूरी तरीके से सभी जो संवैधानिक प्रक्रिया हैं उस प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है। लेकिन पूरे देश भर में अपरोक्ष तरीके से उन्होंने ये सब कुछ किया हुआ, यानी कि मोदी सरकार पर बहुत बड़ा हमला कि कैसे संविधान की धज्जियां मोदी सरकार और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ा रहे हैं। जाहिर सी बात, इस मुद्दे पर जबरदस्त बहस भी हो सकती है और बहस होगी भी, क्योंकि बस थोड़ा सा इंतजार। वापस आते हैं मुकाबला में। इसी बड़े मुद्दे पर हम बहस करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे सभी बड़ी पार्टियों के प्रतिनिधि। बन रही हमारे साथ, मुकाबला जारी है। आप देख रहे हैं मुकाबला। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। राहुल गांधी जो कि 2 दिन की कश्मीर यात्रा पर गए हुए हैं, उन्होंने आज कश्मीर में श्रीनगर से जो बातों को सामने रखा है उससे ऐसा लगता है जैसे कि उन्होंने ये बात स्वीकार कर लिया है कि भारत में जम्मू कश्मीर के साथ व्यवहार ठीक नहीं हो रहा। क्योंकि जिस तरह से उनका कहना है कि मोदी सरकार और उसके साथ साथ केंद्र सरकार लगातार पूरे देश भर में अभिव्यक्ति की आजादी के साथ साथ तमाम संवैधानिक संस्थानों के साथ छेड़छाड़ कर रही है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण जम्मू कश्मीर है। और अपरोक्ष तरीके से पूरे देश भर की सभी राज्यों में इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं। इससे तो स्पष्ट ऐसा लगता है जैसे कि जम्मू कश्मीर से खड़े होकर उन्होंने जो बातें कही हैं उसे आप आर्टिकल 35A और धारा 370 के निष्क्रिय जाने जोड़कर देख सकते हैं। कुल मिलाकर यह मुद्दा बड़ा बनता जा रहा है, खास करके जिन कड़ी निंदा के शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके साथ साथ केंद्र सरकार के लिए किया गया है। इसी मुद्दे पर आज हम बड़ी चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद रहेंगे
बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी, अभय दुबे जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ेंगे, केसी त्यागी जी वरिष्ठ नेता जेडीयू और मानव जायसवाल टीएमसी के प्रवक्ता हमारे साथ होंगे। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद मुकाबला जारी। आप देख रहे हैं मुकाबला और आज जो बड़ी बहस का मुद्दा हम लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं, राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और वो भी श्रीनगर से। इन आरोपों के बहुत दूरगामी मतलब भी हैं। इसी पर चर्चा शुरू करते हैं। प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी से, अभय दुबे जी कांग्रेस से, केसी त्यागी जी जेडीयू से और मानव अग्रवाल जी जायसवाल जी माफ कीजिएगा हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल अभय दुबे जी आप ही से। ऐसा लगता है अभय दुबे जी अभी उनका ऑडियो जुड़ रहा है, तब तक मैं प्रेम शुक्ला जी आपसे यह सवाल ले लूं। आपने इन आरोपों को सुना होगा जो राहुल गांधी ने श्रीनगर की जमीन से ललकारा है। उनका सीधे तौर पर यह कहना है, अभय जी आ गए हैं तो इसलिए मैं अभय जी पहला सवाल मैं आप ही से लेना चाह रहा था। अच्छा हुआ आपकी आवाज अब हमसे जुड़ गई है। राहुल गांधी जी ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत तौर पर और उसके बाद मोदी सरकार पर, यह आरोप कश्मीर की धरती से जब कहे जाते हैं उसका मतलब बहुत अलग होता है। मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि यह आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं। कश्मीर की धरती क्या भारत का हिस्सा नहीं? अखंड भारत का हिस्सा है कश्मीर की धरती। समूचे भारतवर्ष में कहीं भी खड़े होंगे राहुल गांधी जी तो प्रजातंत्र को बचाने की जो लड़ाई है वो मुखरता से लड़ेंगे। और जो उन्होंने कहा कि हमारी आवाज दबाई जा रही है, तो आपको याद रखना चाहिए कि लगातार सारे प्रतिपक्षी दल ये कह रहे हैं कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार है कि भारत की संप्रभुता पर इतने घातक हथियार से हमला किया और प्रजातंत्री व्यवस्था के तहत उस पर चर्चा भी सरकार नहीं कराना चाहती। उसका संज्ञान लेना तो दूर, उस पर चर्चा तक नहीं कराना चाहती। प्रजातंत्र का गला घोटकर सितंबर 2020 में किस प्रकार कृषि के काले कानून पास किए समूचे देश ने देखा। राज्यसभा में माइक्रोफोन बंद कर दिए गए, वोट डिवीजन को ठुकरा दिया गया। तो ये क्या देश नहीं देख रहा है? तो भारत का जो मूल चरित्र है उसके खिलाफ जब आक्रमण किया जा रहा है तो राहुल गांधी जी मुखरता से ये बात समूचे देश के सम्मुख रख रहे हैं। इसलिए वहां से कहना ये कोई अलग। तो अभय जी जरा मुझे बताइए, ये तो बड़ा कन्वीनियंट मामला है ना। एक तरफ आप पार्लियामेंट को चलने नहीं देते हैं, पूरा विपक्ष चलने नहीं देता, और जब ओबीसी का मामला आता है तो उस पर पूरा विपक्ष शामिल हो जाता है, वहां पर चर्चा करता है। तो ओबीसी के मामले पे आप चर्चा करना चाहते हैं लेकिन बाकी किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, और उसके पहले आपको पेगासस याद आ जाता है। दोहरा मानदंड नहीं है क्या? आपसे किसने कहा ऐसा? 6 अगस्त को 21 मिनट में 25 बिल पास कर दिए। सारे प्रतिपक्षी दल के लोग कहते रहे कि प्रधानमंत्री जी कम से कम आप जैसे जो कानून इन्होंने पास किए हैं उसमें अप्रैल 2021 में पहले ही सुप्रीम कोर्ट। तो आप बताइए ना अभय जी, आज कांग्रेस के सभी सांसद अपनी बातों को सामने रख रहे थे ना। जो लोकसभा में नेता हैं कांग्रेस के, वो अपनी बातों को आज ओबीसी के मुद्दे पर सामने रख रहे थे ना, किसी और मुद्दे पर क्यों नहीं? तो देखिए, हमने पहले आग्रह किया था, स्थगन प्रस्ताव लेकर आए। हमने कहा कि पेगासस पर आप चर्चा कराइए, कृषि कानूनों पर चर्चा कराइए, महामारी पर चर्चा कराइए। सरकार तैयार नहीं थी। कन्वीनियंस की बुआ आ रही है। आपको पता है कि आप ओबीसी वोट बैंक के बारे में चर्चा कर रहे हैं, आपको पता है कि आप इस पर नाराजगी नहीं हासिल कर सकते, इसलिए आपने संसद पर चर्चा करना स्वीकार कर लिया। ये कन्वीनियंस नहीं तो आप गलत बात। मुझे बताइए, 11 अगस्त 2018 आप लोकसभा की डिबेट पढ़िएगा। उस समय जब ये कमीशन का कानून लेकर आए थे ओबीसी के, तब सारे प्रतिपक्षी दलों ने कहा था, 2 अमेंडमेंट दिए थे हमने कहा था सरकार से कि जो इसके 5 सदस्य हैं वो ओबीसी कम्युनिटी से रहे, और दूसरा बड़ा हमने ये कहा था कि आपके इस कानून से ये प्रतीत हो रहा है कि आप राज्य सरकार के अधिकारों को समाप्त कर रहे हैं। एक लाइन इस पर ऐड कर दीजिए। वही तो मैं कह रहा हूं, देखिए इसी को मैं कन्वीनियंस कह रहा हूं, क्योंकि जिस पर आपको लगता है कि आपको नुकसान होता है उस पर आप चर्चा करने को तैयार होते हैं। प्रेम शुक्ला जी, संसद में चर्चा एक तरफ, लेकिन जो राहुल गांधी जी ने आज बयान दिए, जिस तरह के आरोप सीधे प्रधानमंत्री पर और उसके साथ साथ सरकार पर लगाए, ये आरोप के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी इस तरह के बचकाने आरोप पिछले 2004 से लगातार लगा रहे हैं। जब से राजनीति में आए हैं तब से बचकाने आरोपों के अलावा उनका योगदान क्या है? आप कृपा करके राहुल गांधी से पूछिए कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी हत्या होती है आपातकाल लगाना, कि आप आपातकाल लगा के संविधान के सारे स्तंभों के सारे अधिकारों को एक हाथ में रख लेते हैं और बेटा और माँ ये मिलकर संविधान के जो भी जो हैं शामिल लोग हैं, चाहे सांसद हो चाहे नेता हो, सारे विपक्षी नेताओं को बिना उनका अपराध बताए
उनको जेल में ठूस देते हैं। ये होती है लोकतंत्र की हत्या। लोकतंत्र की हत्या होती है कि 1984 में आप 10,000 निर्दोष सिखों का कत्लेआम कर देते, नरसंहार, और उसमें से किसी को भी न्याय नहीं देते। आप अपने कार्यकाल में 1984 के 10,000 सिखों की देखिए प्रेम शुक्ला हत्या करा दी जाती है। आप उस वक्त का जिक्र कर रहे हैं जिसमें अभी बहुत सारी नौजवान पीढ़ी तो पैदा भी नहीं हुई। लेकिन मैं आज की बात करूं, आज संसद चल नहीं पा रही है। पूरी जिम्मेदारी क्या सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की है? क्या सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं है? 1984 राहुल गांधी कहते हैं कि लोकसभा में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा। उनके दौरेपन को तो मैं सामने रखा हूं, लेकिन सरकार की भी तो जिम्मेदारी है ना सर। में बैठे हुए नहीं, मुझे मेरी बात पूरी करने का नहीं, आपने बिल्कुल सर, लेकिन ये सवाल बनता है आज संसद में अगर विपक्ष ये कहता है कि उसको बात करने का मौका नहीं दिया जाता, तो इसका जवाब तो आपको भी देना पड़ेगा ना। नहीं, निश्चित तौर पर हम तो हर प्रश्न का, देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आदरणीय लोकसभा के अध्यक्ष, आदरणीय सभापति राज्यसभा, ये सब बारंबार कहते रहे हैं कि विपक्ष आए, हम हर मुद्दे पर बिंदुवार चर्चा करने के लिए तैयार है। कोरोना महामारी पर आए चर्चा कर ले, किसानों के बिल पर आए चर्चा कर ले, आप गरीबी पर आए चर्चा कर ले, बेरोजगारी पर आए चर्चा कर ले, आपके मन में जो विषय आते हैं उनको संसदीय प्रक्रिया के अनुकूल उठाइए, उस पर हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। मैं त्यागी जी के पास आता हूं जरा। त्यागी जी, जो आज श्रीनगर त्यागी जी, आपने बहुत कुछ देखा है अपने पूरे इस कार्यकाल में अभी तक। लोगों पर जो है मैं आपसे समझना चाहता हूं, राहुल गांधी जी आरोप लगाते हैं कि पूरे देश भर में अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोटा जा रहा है। उसके ऊपर से हम देखते हैं कि जब ओबीसी का मामला आता है तो संसद चलती है, चाहे सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, दोनों अपनी बातों को सामने रखते हैं, बाकी मुद्दों पर कहीं कोई चर्चा करने नहीं देता। क्या हो रहा है ये? अजय जी, सबसे पहले तो मैं केंद्र सरकार के उस विधेयक का या उस कानून का समर्थन करना चाहता हूं जिसमें नीट की परीक्षाओं में 27% आरक्षण पिछड़ी जातियों को, और जो जनरल कैटेगरी है जिसे आप स्वर्ण भी कहते हैं, उसके 10% छात्रों को उसमें आरक्षण दिया जाएगा। इससे जो सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड हैं और जो इकोनॉमिकली भी बैकवर्ड हैं, दोनों वर्गों के लोगों के साथ न्याय होगा। एनडीए सरकार की जितनी इस बात को लेकर प्रशंसा की जाए उतनी कम है। दूसरा, मंडल कमीशन 7 अगस्त 1990 को लगा था। मैं भी वीपी सिंह जी के साथ संसद में भी था और उस समय मैं मेंबर भी था, तो काफ़ी हाय हुल्ला उसको लेकर के मचा था, विरोध भी हुआ था। मुझे प्रसन्नता है कि आज लगभग सभी दल, जिसमें से कुछ व्यक्ति, संपूर्ण पार्टी नहीं, उसका विरोध कर रहे थे। आज मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि समूचा विपक्ष इस सवाल पर एक है, जिसका आपने भी उल्लेख किया है कि राज्यों को भी कोटा तय करने का अधिकार होना चाहिए, उनको भी अधिकार मिलना चाहिए कौन जाति पिछड़ी जाति में है कि नहीं है जी। और प्रेम शुक्ला जी तो और भी प्रसन्न होने चाहिए कि इनकी भी पार्टी की सरकार, फडणवीस साहब भी और सभी दल भी लगे हुए थे मराठा कोटा को इम्प्लीमेंट कराने के लिए जी। और अजय जी, आपकी जानकारी के लिए 1992 में सरकार बनाम इंदिरा साहनी केस में ये बाकायदा सुप्रीम कोर्ट का यूनानिमस फैसला था कि आरक्षण सीमा 50% से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए और राज्यों को अधिकार नहीं होना चाहिए। तो राज्यों को अधिकार मिलेगा तो जो कुछ और वंचित समूह रह गए थे आरक्षण की परिधि से बाहर, जिसमें त्यागी जी ये तो स्वागत फैसला है, इसमें कहीं कोई किसी को दुविधा नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जब विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी कहते हैं कि पूरे देश भर में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, प्रधानमंत्री पर सीधे आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि लोकसभा में, राज्यसभा में विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जाता, ये बात सही है क्या? मैं अजय जी मैं इसके बाद में उसी पर आ रहा था जी। राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं, बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं, लिहाजा मैं एक व्यक्तिगत तौर पर कोई चीज उनके लिए नहीं कहना चाहता, लेकिन राहुल गांधी जी उस समय उतने, शायद उनकी आयु नहीं रही होगी जब हम 19 महीने आपातकाल में जेल में रहे थे। आप भी अजय जी बोल नहीं सकते थे, जितने भी न्यूज़ चैनल थे सबको पीआईबी को दिखा करके खबर छापनी पड़ती थी, और इंदिरा जी और संजय गांधी जी के अलावा 20 सूत्री और 5 सूत्री के अलावा कोई समाचार नहीं छपता। आप कहीं जा नहीं सकते थे, आप लिख नहीं सकते थे,
आप बोल नहीं सकते थे। तो वैसी तो परिस्थितियां मेरे मित्र अभय दुबे जी नहीं है। यद्यपि विपक्ष का नेता होने के नाते आपको सरकार की आलोचना करने का पूरा अधिकार है, लेकिन कम से कम देश में आजादी नहीं है ये कह करके आप लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं। मेरा कट गया बेटा। नहीं, आप हैं हेलो, आप मेरी आवाज नहीं हैं आप हैं जी, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। अच्छा चलिए, हम त्यागी जी के पास तुरंत पहुंचेंगे, लेकिन मानव जी इससे पहले अभय जी आप जवाब दें, मानव जायसवाल जी आपकी टिप्पणी। विपक्ष लगातार कह रहा है कि वर्चुअल इमरजेंसी है, लेकिन इमरजेंसी जैसे हालात अगर होते तो यहां शायद हम बहस ही नहीं कर रहे होते। सर पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है सर। ये देश में आज़ादी है नमस्कार कहने की, इसलिए मैं नमस्कार कह पा रहा हूँ। और जहां तक सर इमरजेंसी की बात है या वर्चुअल इमरजेंसी की बात है, ये सही बात है। 7 अगस्त 1989 में जब ये इन्होंने एक काला बिल पास हुआ था, उस समय मंडल कमीशन बोल के एक चीज निकली थी, बहुत सारे विरोध हुए थे। उस समय भी किसी की सरकार थी जो सपोर्टेड बाय बीजेपी ही थी, और उसके बाद कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस हुआ, उसमें भी बीजेपी सपोर्टेड सरकार थी वीपी सिंह जी की। सर इमरजेंसी का बात नहीं है सर, बात यहाँ पे है सर कि आज जो देश में जो बात हो रही है कि बिलों को पास किया जा रहा है, 6 मिनट 7 मिनट दिया जा रहा है, पेगासस बोल के एक काला शस्त्र जो हर किसी के फोन में घुसाया जा रहा है, और हर संस्था को मरोड़ दिया गया है, जकड़ दिया गया है। मानव जी देखिए, इस पूरे मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो इस पर हम चाहे कितनी भी बहस कर ले अभी तो कुछ होगा नहीं, ये तो हम सब जानते हैं ना। बिल्कुल सही बात है सर, सही बात है सर, लेकिन जिस तरीके से इसको हम किनारे करके बात करें। अब ये बताइए ना कि आप किसान के मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहते, आप किसी और मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहते, आप तो पार्लियामेंट चलने ही नहीं देना चाहते, लेकिन जब ओबीसी का मामला आता है, कन्वीनियंस का मामला है, तो आप बहस करने को तैयार हो जाते हैं। ये विपक्ष का दोहरा मापदंड नहीं सर, नहीं सर, इसमें आपको सर दो छोटी सी चीजों को संज्ञान में लेना होगा जी। पहले जो सत्र हुए हमारे जो पार्लियामेंट जो चली, उसमें हमने विरोध जताया। जिस तरीके से ये जो सरकार है अहंकारी सरकार है, और जिस तरीके से बैकडोर एंट्री ये करती है, पूरे देश को हमने अवगत कराया, सारे ऑपोजिशन नेताओं ने अवगत कराया। जहां तक मुझे पता है बहुत सारे इनके खुद के मिनिस्टर हैं जो चाहते हैं मानव जी कि विरोध हो। मानव जी, मैंने कई बार आपके मुंह से अहंकारी सरकार का शब्द सुना है, मुझे एक ऐसा एग्जाम्पल दे दीजिए जिसमें सरकार का अहंकार सामने दिखाई दे रहा है। एक एग्जाम्पल सर, बहुत सरल है। नहीं, एक ही दीजिए, बहुत नहीं चाहिए सर। दिल्ली बॉर्डर में आज किसान बैठे हुए हैं, हाँ, वो चाहते हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, परिवार बैठे हुए हैं, तो ये उनको कभी खालिस्तानी बोलते हैं। अब मैं इसका जवाब ले लेता हूं। अभय दुबे जी, मैं तुरंत आ रहा हूं आपके पास। प्रेम शुक्ला जी, आप अहंकारी हैं, आप किसानों की बात नहीं सुनना चाहते। प्रेम शुक्ला जी। देखिए, अहंकारी होते हैं वो जो आप बंगाल में जिन लोगों ने वोट नहीं दिया उनके परिजनों पर बलात्कार करने के लिए कार्यकर्ताओं को छुट्टा छोड़ देना। अहंकारी वो होते हैं जो अपने विरोधी कार्यकर्ताओं की हत्याएं करवाएं। अहंकारी वो है कि 1.25 लाख लोग बंगाल से आज अपना घर बार छोड़कर दूसरे राज्यों में शरण लेने के लिए मजबूर है। ये अहंकार, अनाचार, अत्याचार, अराजकता की पराकाष्ठा है जो सुश्री ममता बनर्जी के कार्यकाल में बंगाल में हुई। इसको अहंकार कहते हैं कि अगर आपने मेरे विरोधी को वोट दे दिया तो आपको हम जिंदगी जीने का अधिकार छीन लेंगे, इसको अहंकार कहते हैं। यहाँ तो किसानों से 11 दौर की वार्ता हुई है, 12वें दौर के बारे में भी बहुत साफ शब्दों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। आदरणीय कृषि मंत्री जी बारंबार बुलावा देते रहे हैं कि हम बात करने के लिए तैयार नहीं है। कोई अपनी जिद पर अड़ा होगा तो उसकी जिद उसका अहंकार है, सरकार का कोई अहंकार नहीं है। सरकार हर किसी को स्वीकारती है, हर किसी से बिंदुवार। अभय दुबे जी, अब आपके सामने प्रेम शुक्ला जी का बयान भी है और आपने केसी त्यागी जी को भी सुना। बिंदुवार हम चर्चा के लिए मैं आ रहा हूं मानव जी, प्लीज जरा 1 मिनट, अभय जी का मौका है अभी, प्लीज अभय जी। अब अजय जी देखिए, हम में सबसे वरिष्ठ नेता त्यागी जी यहाँ हैं। मैं वैसे अशिष्टता नहीं करता, चूंकि प्रेम शुक्ला जी ने कहा इसलिए कहता हूं, तो वो तय करें कि बड़ा मोदी बचकाना है या राहुल गांधी जी बचकाने हैं, आप तय कीजिएगा। आप बताइए मुझे, जो 27% ओबीसी के आरक्षण की बात की, ये जो 2016 में मोदी सरकार ने एक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में सेक्शन 10D का संशोधन किया था, उसके बाद
पूरे देश की मेडिकल एजुकेशन की एग्जामिनेशन मोदी सरकार लेने लगी। उसके पहले 2007 में ही कांग्रेस की सरकार ये कानून लेकर आई थी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में 27% आरक्षण ओबीसी का रहेगा। मोदी जी ने ऑल इंडिया मेडिकल कोटे में उसको नकार दिया। 3 जुलाई 2020 को सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखी कि मोदी जी 3 साल हो गए, 10,900 विद्यार्थियों को आप नकार चुके हैं। तमिलनाडु की सरकार कोर्ट में गई, मद्रास हाई कोर्ट में। मद्रास हाई कोर्ट ने 27 जुलाई 2020 को निर्णय दे दिया। मोदी जी ने मानने से साफ इनकार कर दिया। कंटेम्प्ट का नोटिस इशू हुआ, उसके बावजूद 13 जुलाई को जो नीट का विज्ञापन इन्होंने जारी किया है वो देख लीजिएगा, उसमें इन्होंने नकार दिया। फिर कंटेम्प्ट का नोटिस सख्ती से कोर्ट ने दिया, तब तुषार मेहता गए कोर्ट में और क्षमा याचना की और उसके बाद ये लागू किया। दूसरा बड़ी बात, आपने एरोगेंस की बात की कि अहंकार मोदी सरकार के। मैं सिर्फ 4 अहंकार आपको बताता हूं मोदी जी के, जो किसानों का आपने पूछा। जमीन का अध्यादेश कौन लेकर आया था जमीन छीनने का? सत्ता में आते ही 150 रुपए का बोनस मोदी जी ने बंद कराया था कि नहीं, जो समर्थन मूल्य के ऊपर दिया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट में मोदी जी ने शपथ पत्र दिया था कि नहीं कि मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएगा अगर 50% हमने इनकी लागत का ऊपर दे दिया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना गुजरात में बंद कर दी कि नहीं, क्योंकि गुजरात सरकार ने कहा 26,000 करोड़ रुपए का मुनाफा निजी कंपनियों ने कमा लिया है। 3 कृषि के काले कानून मोदी जी आप लेकर आए, बताइए आपने झूठ बोला कि नहीं सुप्रीम कोर्ट में? सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, कृषि कानून वाले मुद्दे पर आप जवाब दें। त्यागी जी के पास हम आ रहे हैं ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर। प्रेम शुक्ला जी प्लीज। देखिए कृषि कानून के बारे में लगातार सरकार कहती आई है, हम बिंदुवार चर्चा करने के लिए तैयार हैं। आज तक कांग्रेस और उनके द्वारा पाले गए तथाकथित किसान नेता, जिनके लिए तिरंगा झंडा अगर उन्होंने अपमान किया लाल किले पर, तो उन अपराधियों को लिए वकील की पैरवी करने की व्यवस्था कांग्रेस की सरकार आधिकारिक रूप से कर रही थी। कांग्रेस की सरकार आज दिन तक अब तक ये नहीं बता पाई है कि आपके घोषणा पत्र में यही मंडियों की तो बात आप भी कर रहे थे ना, और वो घोषणा पत्र में आप जो कर रहे थे अगर वही कानून बनकर आ जाए तो गलत है। यानी कांग्रेस बनाए तो सही, अगर भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया तो गलत। और आप कृपा करके बताइए ना, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आपके पास 2006 में आ गई थी। 8 वर्षों तक श्रीमती सोनिया गांधी ने उसको क्यों दबा रखा था डॉक्टर मनमोहन सिंह से? इतनी बड़ी किसान समर्थक राहुल गांधी हैं, वो कहते हैं मैं तो जनजातियों के लिए, आदिवासियों के लिए, किसानों के लिए लड़ता हूं। तो 8 वर्ष क्या खाकर सोए थे वो कि उनको ख्याल नहीं रहा, मूर्छावस्था में रहे? क्यों जो उन्होंने जो है किसानों के कल्याण की कामना नहीं की कि भाई जी इसका छोटा जवाब दीजिए मुझे, अभी त्यागी जी के पास चलना है, मानव जी भी इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल छोटा जवाब देता हूं। देखिए छोटा जवाब, सुप्रीम कोर्ट में फरवरी 2015 में एक शपथ पत्र दिया मोदी जी ने, और उसमें कहा कि जनवरी 2014 तक स्वामीनाथन कमीशन के 175 सिफारिशों को हूबहू लागू कर दिया। सीधा सा प्रश्न है, सीधा सा प्रश्न है, क्यों नहीं लागू किया? लागू कर दिया। श्रीमान स्वामीनाथन स्वयं कहते हैं कि मोदी जी की सरकार आने के बाद मेरी रिपोर्ट पर स्वामीनाथन विचार किया गया। तो स्वामीनाथन झूठ बोल रहे हैं, स्वामीनाथन झूठ बोल रहे हैं। कमीशन क्या कह रहा है सुनिए। राहुल गांधी जिसको आप कह रहे हैं बहुत बड़े जो है, बहुत ज्यादा मृदु स्वभाव के आपको दिखाई दे रहे हैं, उनका अहंकार तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की कैबिनेट एक बिल भेजती है उसको फाड़ कर फेंक देते हैं। इस तरह के अहंकारी हैं, उनका अहंकार तो प्रकट है कि पूरी कैबिनेट पर भारी। डॉक्टर मनमोहन सिंह यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली को संबोधित करने गए हैं और पप्पू जो है कागज फाड़ के फेंक दे रहे हैं और सरकार को झुक जाना पड़ रहा है। ये दुर्दशा, 870 रुपए मोदी जी, ये दुर्दशा की जाती है सरकार की, इसको अहंकार कहते हैं। अहंकार ये होता है जो राहुल गांधी ने किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह और उनकी पूरी कैबिनेट को अपमानित करके पूरी संविधान का मजाक उड़ा के। मोदी जी स्वामी जो कमीशन है लागत और मूल्य आयोग, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू की? धोखा दे रहे हैं। इसका कोई उत्तर है आपके पास नहीं है, समय क्योंकि आप किसान विरोधी हैं। मोदी जी ने शपथ पत्र क्योंकि आप किसान खाद मांगने जाता था, कुकर्मी कांग्रेसी बोली चलवाते थे। टीआरपी बढ़ाने का ध्यान है आपको? चुप कराइए। कैसे कुकर्मी कांग्रेसियों ने वर्षों तक शरीफ बेचारे निर्दोष किसानों को खाद खरीदने गए थे और गोली मार दी। आप ऐसा आप किसानों के हत्यारे बोलते हैं मोदी जी, किसानों के हत्यारे, मजदूरों के हत्यारे, वनवासियों के हत्यारे, त्यागी जी के पास चलो। मुझे लगता है कि अब एक स्टेलमेट हो गया है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। स्टेलमेट है तो इसको तोड़ते हैं। त्यागी जी, ओबीसी के आरक्षण के मुद्दे पर अभी आपने सुना अभय दुबे जी कह रहे थे
कि मोदी से सवाल पूछने चाहिए और ये सवाल आपको पूछने चाहिए क्योंकि आप सहयोगी दल हैं? नहीं, हम तो जो अपनी बात है सरकार आपको लगता है कि अभय दुबे जी का यह आरोप सही है? मोदी सरकार ओबीसी आरक्षण पर लगातार अपने पैर पीछे घसीट रही थी, कोर्ट के दबाव में सरकार ने यह कदम उठाया है? देखो, एक तो अभय दुबे जी, इस पर बहस चलेगी तो फिर ये बहुत लंबी चली जाएगी। कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय मैं उसमें इतना लंबा जाना नहीं चाहता, काका कालेलकर आयोग बना था। प्रतिशोध लीजिए, आज की बात कीजिए ना, मोदी जी का युग है। मैं निवेदन कर रहा हूं, आप वरिष्ठ हैं हमारे, आज प्रकाश डालिए ना, क्या सही बात नहीं? मद्रास हाईकोर्ट का निर्णय था, उसको मानने से इनकार कर दिया था। 13 जुलाई का ये नोटिफिकेशन की कॉपी रखी मेरे पास, जिसमें नीट में उन्होंने साफ इनकार कर दिया मोदी ने। तो 13 जुलाई 2021, उसके बाद कंटेम्प्ट का नोटिस इशू हुआ और तुषार मेहता गए मद्रास हाईकोर्ट और क्षमा याचना की और कहा कि हम उसको तुरंत दुरुस्त कर रहे हैं। जब तक 10,900, आप तो हितैषी हैं ओबीसी वर्ग के, आपने लड़ाई लड़ी है, हम जानते हैं, तो क्या यह सही बात नहीं? 10,900 विद्यार्थियों का मोदी जी ने नुकसान कर दिया। अभय जी की बात समाप्त हो जाए तो फिर मैं अपनी बात समाप्त हो गई, बताइए ना सर। मैं आपसे वादा करता हूं कि जब आप बोलेंगे मैं उसमें बीच में नहीं बोलूंगा, मतलब मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूं और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। जब 7 अगस्त 1900, और थोड़ा आगे आ जाता हूं अगर पुरानी बातें आपको बुरी लगती हैं, 7 अगस्त 1990 को जब वीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन की अनुशंसाएं लागू करने का फैसला किया, तो मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। और मैं एक और चीज कह दूं आपसे, मैं राजीव गांधी जी की इतनी इज्जत करता हूं, इतनी जितनी आप करते हो। उनके जैसे सौम्य प्रवृत्ति के राजनेता राजनीति में बहुत कम आए, लेकिन वो नेता प्रतिपक्ष थे। और आप चेक कर लीजिए कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड वर्गों के लिए आरक्षण लागू होना चाहिए, उस पर उनका 2.25 घंटे का भाषण है, जिसमें उन्होंने वीपी सिंह की सरकार का जो मंडल कमीशन था उसका विरोध किया था कि मैं इसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। और 5 बार उन्होंने पानी पिया था। तो मैं वैचारिक बहस आपसे कर रहा हूं, मैं व्यक्तिगत आरोप आप पर नहीं लगा रहा। नंबर 1। नंबर 2, ये बीजेपी पुराने जमाने की नहीं है, ये भी मैं आपसे कह दूं। मैं कोई बहुत बड़ा प्रशंसक किसी का नहीं हूं, लेकिन नई बीजेपी बदली हुई है, इसके मुख्यमंत्री बदले हुए हैं, इसके बहुत सारे मंत्री बदले हुए हैं, और इनकी राजनीतिक भाषा अगर बदली हुई ना होती तो आज सारे काम छोड़ करके ओबीसी वाला नहीं होता, 27% का नहीं होता। और मैं आपसे अभय दुबे जी ये भी कहना चाहता हूं, जो जनता दल यू की मांग है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, यही सरकार इसको भी स्वीकार करेगी। अब वो जमाना बदल गया, जो पहले जमाने थे वो जात पात के आधार पर जिस तरह से पहले निर्णय हुआ करते थे, मैं किसी एक पार्टी व्यक्ति नेता को नहीं कह रहा हूं, अब सब दलों को मंडल मानना पड़ा है। मैं था उस पार्लियामेंट के अंदर, कैसी कैसी गालियां हम लोगों को पड़ती थी। नॉर्थ एवेन्यू में मैं रहता था, संसद तक का सफर करने में 1000 तरह के लोग आकर के, और मैं किसी पार्टी का नाम ना लेकर के, यथा स्थितिवादी जो शक्तियां थी वो लगी थी हमको गाली देने के लिए। लेकिन आज किसी की हिम्मत नहीं कि अंबेडकर का नाम ना ले। जिन लोगों ने अंबेडकर का विरोध किया वो उनके घर में भी पोस्टर लगे हुए अंबेडकर के। आज कोई पार्टी विरोध करके दिखाए, कैसे 2 घंटे में एकता होगी। और अभय जी मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर आज बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड विपक्ष में होते तो वो सवाल किसानों के भी उठाते। तीसरी लहर जो संभावित है, आपको पता है 250 रुपए का इंजेक्शन मिल रहा है, आपको पता 5 करोड़ लोगों के पास पानी धोने लायक नहीं है, हाथ धोने लायक नहीं है, ये सवाल उठते तो शायद सरकार परेशान होती। मैं माफी और अदब के साथ कहना चाहता हूं, आप पर तो विरोध करना भी नहीं आता। पेगासस पर भी बहस होती, हमारी पार्टी चाहती है, लेकिन आप महंगाई पर करते, आप डीजल पेट्रोल पर करते, आप बेरोजगारी पर करते, आप कश्मीर पर करते। लेकिन मैं पार्लियामेंटेरियन होने के नाते अभय जी एक चीज और आपसे कहना चाहता हूं, सरकार के लिए बहुत सुखद स्थिति होती है जब डेडलॉक होता है, सरकार परेशान होती है जब संसद चलती है। आप तो सरकार की मदद करने पे लगे हुए हो। मैं अगर बीजेपी की और हमारी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं त्यागी जी, यही सरकार के फेवर में बात जाती है कि सरकार को कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं है। और मानव जी मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं, आप चाहे कितना भी हंगामा कर लीजिए, आप तो वही कर रहे हैं जो एक तरह से सरकार चाहती है।
संसद में कोई जवाब नहीं देना पड़ेगा और विपक्ष उसका खामियाजा उठा ले, और आप मानने को तैयार ही नहीं, आप देख ही नहीं रहे। यू आर नॉट सीइंग रीजन सर। नो सर, वी ड्यू रिस्पेक्ट ठाकी सर को मैं पूरा रिस्पेक्ट करता हूं। उनकी भी जो सोच है, उनका जो तरीका है वो भी सराहनीय है, शायद ये भी होना चाहिए। लेकिन हमने देखा है ये जो सरकार है, जिस तरीके से मैं बार बार बोलता हूँ, ये अहंकारी सरकार है। तो सर आप लोग तो रिपोर्टर हैं सर, कितने जर्नलिस्ट हैं पूरे हिंदुस्तान में? हमारे प्रधानमंत्री जी का कितने लोगों को प्रेस मीट मिला है आज तक 7 सालों में? एक भी नहीं, एक भी प्रेस मीट नहीं है सर। वो आते हैं पार्लियामेंट के सामने, प्रेस को बोलते हैं, लेकिन कुछ उनके उत्तर नहीं होते, माने उनके प्रश्न का वो कोई उत्तर ही नहीं है। चलिए मानव जी, अभी आप ही के तो पार्टी की कुछ तस्वीरें, माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रहा हूं, और उम्मीद है कि आप अभी इंडिया टीवी देख रहे होंगे। आपके पार्टी के नेताओं के संसद की तस्वीरें अभी हम दिखाने जा रहे हैं। विपक्ष ने आज राज्यसभा में कैसे हंगामा किया है, सांसदों ने कैसे गैर मर्यादित रवैये की तरह संसद को शर्मसार किया है, इसकी तस्वीर आपको देखनी चाहिए और मैं अभी दिखा रहा हूं आपको। टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने अपने ट्विटर पर राज्यसभा में हंगामे का यह वीडियो शेयर किया है। किसानों के नाम पर कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी सांसद सदन की हर मर्यादा को भूलकर जो हंगामा कर रहे हैं वो जरा देखिए। विपक्षी नेता मेज पर चढ़कर नारेबाजी कर रहे हैं, इन तस्वीरों को देखिए। काला कानून वापस लो, मेज पर चढ़े विपक्ष के नेता संसद की गरिमा को किस तरीके से भंगित कर रहे हैं, ये तस्वीरें अभी आपके सामने। काफी देर तक यह हंगामा चलता रहा है और हंगामा जब बढ़ा है तो उसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। ये तस्वीरें खुद डेरेक ओब्रायन, जो कि टीएमसी के सांसद हैं, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से साझा की हैं। इन तस्वीरों को देखिए और देखकर जरा बताइए कि क्या यह माननीयों के द्वारा किया गया आचरण है। ये तस्वीरें आप देखिए अभी, और इन तस्वीरों को देखने के साथ अंदाजा लगाइए कि कृषि कानून के नाम पर आज राज्यसभा की गरिमा को किस तरह से खंडित किया गया है। क्या किसी भी विशिष्ट गोष्ठी में इस तरह का आचरण स्वीकार्य हो सकता है? क्या ऐसा किया जाना चाहिए? क्या कहीं पर भी इस तरह का विरोध होता है जो संसद के भीतर होता हो? क्या आज हम कजाकिस्तान के बराबर खड़े हो गए, जहां पे सांसदों की आपस में मारपीट करने की तस्वीर वायरल हुई थी और हमने देखकर कहा था कि क्या कजाकिस्तान में लोकतंत्र है? क्या हम पाकिस्तान बन गए आज, जहां लोकतंत्र की बुनियाद भी नहीं है, जहां संसद में वहां पर एक दूसरे पर जूते चप्पल फेंके जाते हैं? आज लगभग वैसी ही स्थिति उत्पन्न हो गई है। जूते चप्पल तो नहीं फेंके गए, लेकिन जो विरोध किया गया है उसका तरीका अपने आप में बहुत निंदनीय है। क्या मेज पर खड़े होकर इस तरह से नारेबाजी करने का अधिकार विपक्ष के सांसदों को है? ये राज्यसभा की तस्वीरें हैं जो कि टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने अपने ट्विटर हैंडल से साझा की है। डेरेक ओब्रायन विपक्ष के नेता हैं, विपक्षी नेता हैं, और उन्होंने ये वीडियो साझा किया है अपने ट्विटर हैंडल से, जो कि राज्यसभा के भीतर की कार्रवाई है, वहां पर हंगामा है, वहां पर शोर शराबा है, और जिस तरह का वहां पर नारेबाजी का अंदाज प्रस्तुत किया गया है, ये तस्वीरें अपने आप में हम सबों के लिए आज बहुत शर्मिंदगी की तस्वीर है जो अभी हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये तस्वीरें हमने राज्यसभा टीवी से नहीं ली हैं क्योंकि ये तस्वीरें वहां नहीं दिखी, लेकिन ये तस्वीरें साझा की गई हैं टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन के द्वारा उनके ट्विटर हैंडल पर। मानव जायसवाल जी, ये तस्वीरें जो डेरेक ओब्रायन साहब ने साझा की हैं, आप इसको कितना सही और कितना गलत मानते हैं साहब? क्योंकि हम तो इससे शर्मिंदा हैं। आपको ठीक लग रहा है? यही विरोध का तरीका है? सर, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, ये कहते कहते कितने किसान मारे गए, उससे तो सर, ये तो उससे तुलना करेंगे तो सर सही लगता है। क्योंकि संसद में लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, सड़कों पे लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, दिल्ली में आपने सरहद बना दी है, वहां लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, किसान मारे जा रहे हैं, बच्चे चीख रहे हैं, और आप उनको खालिस्तानी आंदोलन जीवी बोलते हैं, लेकिन काला कानून के बारे में बात नहीं करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री ने काला कानून के बारे में बात नहीं करेंगे। और जब काला मानव जी, अगर यही आचरण राज्यसभा के भीतर का है, राज्यसभा के सांसद, राज्यसभा को अपर हाउस कहा गया है, हाउस ऑफ द सीनियर्स,
हाउस ऑफ द सीनियर्स का ये व्यवहार है, ये आचरण है, विरोध का ये तरीका है, तो ये गांधी का देश है क्या? सर गांधी का देश है तभी विरोध हो पा रहा है। इस तरह का विरोध, ये लोग तो हिटलर आप मुझे एक एग्जाम्पल दे दीजिए, एक एग्जाम्पल दे दीजिए, गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हिंदुस्तान में क्या महात्मा गांधी ने इस तरह का विरोध कभी किया था? एक एग्जाम्पल सर, प्लीज कोट मी। सर आपको पता है, सर आपको पता है कि ये गोली मारो सरकार है, अजय कुमार तो जी। गोली मारेगी। चलिए अभय दुबे जी, अभय दुबे जी आप दे रहे हैं जी, अभय दुबे जी प्लीज। अजय जी, आपने अगर महात्मा गांधी जी को पढ़ा है तो नवजीवन में पूरा एक आर्टिकल लिखा है उन्होंने कि जो कानून तुम्हारे अधिकारों का संरक्षण ना करता हो उसका सार्वजनिक रूप से अवहेलना ना करना आपका नैतिक दायित्व है। बिल्कुल कीजिए। आप, मुझे अच्छा लगता अजय कुमार जी, मुझे अच्छा लगता अगर आपने इससे ज्यादा शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सितंबर 2020 की बताई होती, जब पीठ ने वोट डिवीजन को, क्योंकि बहुमत नहीं था सरकार के पास, ये काले कानून पास भी नहीं हो सकते थे, माइक्रोफोन बंद कर दिए गए। मैं सिर्फ इन तस्वीरों को देखकर ये पूछ रहा हूं आपसे, सिर्फ अभय जी मैं सिर्फ यही पूछ रहा हूं, उन काले कानून को जब पारित किया गया था आपके हिसाब से, देखिए मैं उस पर चर्चा बहुत लंबी कर सकता हूं आपके साथ, लेकिन मैं बस इतना पूछना चाहता हूं, यही आचरण, यही संदेश आप देश के नौजवान और बच्चों में डालना चाहते हैं ना? हाउस ऑफ सीनियर्स में यह आचरण होना चाहिए, यह बिल्कुल सही है। कल को विपक्षी दल कांग्रेस की अगुवाई की सरकार के समय ऐसा करे, आप इसको गलत नहीं मानेंगे? कहिए, यह आपके लिए सही है? कांग्रेस पार्टी की सरकार इतना अनैतिक कृत्य न सदन के बाहर, चलिए आप तो टैंजेंट पर, मैं एक सीधा सवाल पूछ रहा हूं सर, अभय जी, क्या यह आचरण होना चाहिए हाउस ऑफ सीनियर्स का, राज्यसभा के सांसदों का यह आचरण होना चाहिए? अगर है तो ठीक है। अगर सरकार का आचरण इससे भी बदतर हो तो यह आचरण जायज लगता है। अजय कुमार जी, आप सोचिए, जुडिशियल रिफॉर्म बिल जिसमें अप्रैल 2021 में, सुनिए ना, आप बहुत गंभीर बात बता रहा हूं, जुडिशियल रिफॉर्म्स बिल का एक अध्यादेश अप्रैल 21 में मोदी जी लेकर आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें मद्रास बार एसोसिएशन बना भारत सरकार में, उसके मैक्सिमम जो वो रूल्स थे उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। फिर वो कानून लेकर आ गई मोदी सरकार, वोट डिवीजन नहीं, कोई डिबेट नहीं, गला घोट दिया संसद का। तो कब तक गला घोटते रहेंगे संसद का? क्या करें बताइए? आप वॉकआउट करते हैं। चलिए मैं इसका जवाब क्या दूं? केसी त्यागी जी ही इसका आपको जवाब दे सकते हैं, क्योंकि मैं तो सवाल ही उठा सकता हूं। इस तरह की तस्वीरों को देखने के बाद आपके मन में सवाल उठता है कि अगर यही विरोध का तरीका है तो फिर तो हमें विरोध की परिभाषा को पूरी तरीके से बदलना पड़ेगा हिंदुस्तान में। केसी त्यागी जी। अजय जी, मुझको वर्धा आश्रम में भी और साबरमती आश्रम में भी जाने का सौभाग्य मिला है, और अभय जी मैं एक बाकायदा गांधीवादी कार्यकर्ता हूं जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन करता है, यानी कि सरकार के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा जो भी गलत काम है उसको सविनय अवज्ञा के जरिए उसको निरस्त करने का, उसको मना करने का अधिकार है। गांधी जी जितनी बार भी भूख हड़ताल पे बैठे हैं या गांधी जी ने जब भी अनशन किया है, उन्होंने पहले दिन घोषित कर दिया कि एक तो मेरे कार्यक्रम में अगर कोई हिंसा हो गई तो मैं वापस ले लूंगा। चोरी छोरा आपके सामने उदाहरण है, नंबर 1। नंबर 2, गांधी जी जब अनशन पर बैठते थे तो कहते थे मैं अपने आत्मबल को मजबूत करने के लिए बैठा हूं, मेरे मन में विरोधी के लिए भी ईर्ष्या नहीं है, मेरे मन में विरोधी के लिए भी कोई खराब बात नहीं है। तो गांधी जी की जो पवित्र आत्मा है उसके मुताबिक उसमें ईर्ष्या विद्वेष की भी जगह नहीं है। गांधी जी जब गिरफ्तार होते थे आंदोलन में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में हंगामा होता था कि गांधी जैसे अहिंसक आदमी को आप कैसे गिरफ्तार कर सकते हो। ब्रिटिश लेबर पार्टी हो या कंजर्वेटिव पार्टी हो, उसकी बहस से मैंने देखी, मुझे ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी जाने का सौभाग्य मिला है। तो गांधी जी के आंदोलन के अनुरूप आज का आचरण नहीं है। मैं चाहता हूं कि सरकार की आलोचना हो, आप तो कम कर रहे हैं। डॉक्टर लोहिया ने तो जवाहरलाल नेहरू को बोलने नहीं दिया था, लेकिन संसदीय मर्यादा के तहत, कुर्सी फेंक करके नहीं। और वो रिश्ते भी ऐसे थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बैठे हुए थे चैम्बर में, उन्होंने डॉक्टर लोहिया का भाषण सुना, अशोक मेहता को बुलाए भी, देखो लोहिया गलत नहीं कहता है। उसने आरोप लगाया है कि देश की इतनी बड़ी आबादी 3 आने रोज पर गुजारा करती है, कमीशन बैठाया। तो वो परंपराएं का ह्रास हो रहा है, और कुर्सी फेंकना, ये फेंकना, ये किसी भी मर्यादित संवेदनशील विपक्ष का काम नहीं है। अभय जी प्लीज। अजय जी,
यहाँ 75 करोड़ किसानों की आजीविका उठाकर दो पूंजीपतियों की झोली में फेंक दी मोदी जी ने। क्या करे किसान, बताइए ना मुझे, अपनी वेदना सर एक कैसे बात व्यक्त बताइए, करेगा? आप ट्रैक्टर सुनने को रैली तैयार निकालते नहीं। हैं, सुप्रीम आप कोर्ट संसद में लेकर झूठ ट्रैक्टर बोला। पहुंच जाते हैं, क्या ये विरोध नहीं है? जंतर मंतर पर जाते हैं, किसानों को संबोधित करते हैं, क्या ये विरोध नहीं है? आप जंतर मंतर पर पैरेलल पार्लियामेंट चलती है, क्या ये विरोध नहीं है? ये तमाम विरोध तो हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ संसद के आचरण की बात कर रहा हूं, मैं तो विरोध की बात कर ही नहीं रहा साहब। देखिए अजय कुमार, ये आचरण कहीं से सही है, अगर सही है तो ठीक है, कल तो बच्चे भी क्लास में इसी तरह का आचरण रखेंगे। टीचर पसंद नहीं है, उसके पनिशमेंट पसंद नहीं है, टीचर को दे मारो वहीं पर। देखिए त्यागी जी के ने जो बोला है उससे हमको एक प्रेरणा लेनी चाहिए जी, मोदी जी को खास करके। मोदी जी को भी ये सत्ता को पर निर्भर करता है कि प्रतिपक्ष कैसा आचरण करेगा, ये सत्ता को तय करना होता है। अगर आप किसी भी चर्चा करने को तैयार, क्या अनुरोध किया था वहां पर प्रतिपक्षियों ने कहा कि बिल पर, कृषि कानूनों पर चर्चा कीजिए, ये लिख करके कि चलिए अभय जी, अभी कुछ ताजा बयान आ रहे हैं जो हंगामा हुआ है। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, बहुत क्षमा चाहता हूं। हंगामा करने वाले सांसदों का क्या कहना है अपने इस आचरण पर, आइए आपको दिखाते हैं। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता, माफ कीजिएगा आम आदमी पार्टी के नेता, उन्होंने क्या कहा है जरा देखिए। जो आप लोगों ने विरोध किया, टेबल पे चढ़ गए, किताबें फेंकी आप लोगों ने, बिल्कुल सही किया, 100% सही किया। जो सरकार इस देश के किसानों को लाठियों से पीटती है, कटीले तार गाड़ती है जमीन में, उन किसानों के लिए इस सरकार के खिलाफ जो भी हमने किया बिल्कुल सही किया, 100% किया और कम किया, इससे ज्यादा करना चाहिए। सरकार कह रही है कि जो आप लोग टेबल पे चढ़ गए, फिर किताबें आप लोगों ने फेंकी, उसमें कुछ कर्मचारियों को चोटें भी आई हैं। कोई चोट नहीं आई है, ये सब ड्रामेबाज लोग हैं, भारतीय झूठा कंपनी है ये, इनका जन्म ही झूठ बोलने के लिए हुआ है। और वीडियो में प्रताप सिंह बाजवा आपको दिखाई दे रहे हैं, सांसद हैं प्रताप सिंह बाजवा, टेबल पर चढ़कर फाइल फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रताप सिंह बाजवा ने जब उनसे हमारे संवाददाता ने पूछा कि आपने क्या किया है, उनका जवाब भी सुनना बहुत जरूरी है, देखिए आप अगर एक साल से किसान बैठे हो, 500 से ज्यादा किसान जो हैं उनकी शहादत हो चुकी है, आप किसानों की बात डिस्कस करने के लिए तैयार नहीं। जॉइंट ऑपोजिशन हर रोज आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा है और आप मानने को तैयार नहीं। हमारे पास रास्ता क्या है, जो भी हमारे पास रास्ता सा हमने इख्तियार किया और करते रहेंगे। जो आप ये कह रहे हैं कि जो टेबल पे चढ़ गए, किताबें फेंकी, आप लोगों ने कि ठीक है आपने, भाई टेबल भी अपने ही हैं, किताबें भी अपनी हैं। जब टेबल ही हमारा है, किताबें भी हमारी है, तो क्या उसमें गलत है? सरकार कभी कार्रवाई के लिए बात करेंगे सभापति से? 100% करें, वो खुशी से करें। हम हर अपनी कुर्बानी देने के लिए किसानों के लिए तैयार हैं, ये तो बहुत छोटी बात है। टेबल भी अपनी, किताबें भी अपनी, किसान भी अपने, और उनका इस्तेमाल करना भी अपने तरीके से करना आता है। प्रेम शुक्ला जी। जी देखिए, अभद्रता, अराजकता, अमर्यादा, इसको आक्रामक बचाव कैसे करना, तो ये कांग्रेस ने एक अभ्यास बना लिया है कि सतत जो है गलत करना, गलत बोलना और गलती को न मानकर लगातार गलत पर गलत बोलते जाना और उसी का आक्रामक बचाव करना। श्रीमान राहुल गांधी प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध बिना किसी प्रमाण के सर्वोच्च न्यायालय को उद्धृत करके उनको चोर जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। राहुल गांधी संसद में बैठ के आंख मारते हैं। राहुल गांधी लगातार अभद्रता की भाषा ही बोलते हैं। तो राहुल गांधी का जो मानने वाला सरदार प्रताप सिंह बाजवा, जो राहुल गांधी के नेतृत्व में विश्वास प्रकट करता है, तो अपने नेता का अनुसरण कर रहा है। जिस तरह से उनके नेता अभद्रता के कारण, अभद्र आचरण के कारण, अराजक व्यवहार के कारण जाने जाते हैं, उसी तरह से उनके जो मानने वाले समर्थक हैं वह भी संसद में जिस तरह की अभद्रता कर रहे हैं और उस अभद्रता का जिस तरह से अभय जी बचाव कर रहे हैं, वो इस बात का प्रमाण है कि अभद्रता पहले करो, अराजकता फैलाओ और आक्रामकता पूर्वक उसका बचाव करो, सही को गलत कहो, दिन को रात कहो, और ऐसा कहने के बाद दूसरों की सही बात को गलत बात सिद्ध करने पे ही सारी ऊर्जा खपाओ, इसी में लगे हुए हैं। अजय जी देखिए, आंख निगाहों का फिसल जाना उतना गलत नहीं है जितना नीयत का फिसल जाना है। मोदी जी की नीयत फिसल गई है, वो कब्जा करना चाहते हैं इस व्यापार पर। अभी आज ही हमने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहा था,
उन्होंने कहा कि मेरे कहने पर किसानों ने दाल का उत्पादन अच्छा कर लिया। अरे अच्छा उत्पादन कर लिया तो ये 15 मई का नोटिफिकेशन क्यों निकाला मोदी जी आपने? दाल के इंपोर्ट पर 3 साल से जो रोक लगी हुई थी, किन व्यापारियों के कहने पर आपने रोक हटाई? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जिसको आंखें मार रही थी वो आंखें मार कर चले गए, कर रहा है कि नहीं बताइए आप? साथ छोड़कर चले गए। तो आप किसानों को आघात पहुंचा रहे हैं। जो आपकी आंखें मारने की कला है, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के अनुसार जो आज राज्यसभा में हुआ वो बिल्कुल सही है, उसे जायज ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि किसानों के मुद्दे पर यह सब कुछ हो रहा है और किसानों के लिए अगर आवाज उठाना गलत है तो फिर ये भी अच्छा। तो हम आपको, मानव जी, इससे पहले मुझे लगा कि मैं आपको मौका नहीं दे पा रहा हूं, इसलिए चलिए आखिरी 1 मिनट आपका है, प्लीज मानव जी, आखिरी 1 मिनट। सर मैं वो छोटा था तो हम लोगों ने बहुत सारी मूवीज देखी। मुझे भगत सिंह जी का एक कहानी याद आता है, जब वो पार्लियामेंट में, जब ब्रिटिश सरकार, अहंकारी सरकार, किसी की ना सुनने वाली सरकार हो गई थी और देश में अत्याचार कर रही थी, तो उन्होंने पार्लियामेंट में एक बम छोड़ा था जहां हमारे बंगाल का भी योगदान रहा था। तो सर ये इन्होंने किताब फेंका है, इन्होंने दिखाया है कि अहंकारी सरकार है, विदेश की अनुयायी सरकार है, ये सुनेगी नहीं, इनको धमाके की जरूरत है। तो धमाके हमारे लिए कलम है, हमारे लिए किताब है, और हमने ये काला कानून का विरोध करने के लिए प्रण माना है। सर अब जेल में डालिए, फांसी दे दीजिए, लेकिन ये काला कानून हटाइए, वापस दीजिए, अपने अहंकार को पीछे छोड़ते हुए देश हित में कार्य करें, किसान को जोड़े। जय जवान जय किसान का नारा जिस देश में लगता है और किसान को प्राथमिकता दी जाती है, और अगर धमाके की जरूरत है तो हर सांसद केसी त्यागी जी, धमाका करना चाहिए। केसी त्यागी जी, बस मेरे पास 30 सेकंड है सर, 30 सेकंड, दैट्स ऑल आई हैव सर। धमाके की जरूरत है संसद में, तृणमूल कांग्रेस के वक्ता का ये कहना है। त्यागी साहब, और कलम हमारा धमाका है सर, किताब और कलम। भगत सिंह ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ रहे थे, लाला लाजपत राय की हत्या हो चुकी थी, उसके बाद पूरा पंजाब क्षुब्ध था, पश्चिमी बंगाल के क्रांतिकारी भी युद्ध के लिए लड़ रहे थे, लेकिन आज की घटना को भगत सिंह की शहादत से, शौर्य से जोड़ना उनका अपमान है। मेरा मानव जी से बहुत हाथ जोड़ करके निवेदन है कि कम से कम भगत सिंह की शहादत को, शौर्य को, पराक्रम को आज की घटनाक्रमों से न जोड़े। बाकी विरोध करने का अधिकार उनका, चलिए मैं क्षमा चाहता हूं, वक्त मेरे पास इतना ही था, मुझे मजबूरन इस शो को यहीं पे खत्म करना पड़ रहा है। लेकिन आज जो तस्वीरें देखी हैं, वाकई में ये तस्वीरें अगर हम ना देखते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि इस तरह की अराजकता की तस्वीरें, वो भी राज्यसभा से, जो कि पूरी दुनिया देख रही है, हमें शर्मसार करती है। यह हमारे लोकतंत्र को मजबूत तो नहीं करती, कम से कम ये तो कहा जा सकता है। संसद से थोड़ी दूर पर जंतर मंतर है, वहां पर भी जबरदस्त हंगामा हुआ है। आरोप है कि 8 अगस्त को जंतर मंतर पर एक कार्यक्रम में एक खास समुदाय के खिलाफ नारेबाजी की गई, माहौल बिगाड़ने की साजिश रची गई। सवाल यह है कि नफरत वाले नारों का मास्टरमाइंड कौन है? इस मुद्दे पर होगा आज कुरुक्षेत्र में 6:20 पर बहस, जरूर देखिएगा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।